शुरुआत के साथ ही दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण एक घातक समस्या के तौर पर दिखाई देने लगता है। हर गली, नुक्कड़, चौराहे से लेकर बड़े बड़े संस्थानों तक में एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए चिंता जताई जाने लगती है। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति। आज की संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स और क्यों ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। एक बार फिर दिल्ली की फिजा खराब है। हर साल की तरह ठंड की शुरुआत के साथ ही स्मॉग से दिल्ली राजधानी क्षेत्र की जनता का दम घुटने लगता है, आंखें जलने लगती हैं। पोल्यूशन जो है दिल्ली में आज से नहीं, पिछले 20, 25, 30 सालों से चलता आ रहा है। अब ये AQI, PM 2.5 ये सब आंकड़े जो आ रहे हैं, ये नए आंकड़े। पहले इट यूज्ड टू बी सिंपली कॉल्ड अ स्मॉग। देयर इज हेवी स्मॉग इन दिल्ली और हेवी फॉग इन दिल्ली। तो फॉग विद पार्टिकल्स वाज कॉल्ड स्मॉग। जो बड़ा बूढ़ा है, हमारी जैसी उम्र का है, सांस बहुत फूल रहा है। चलते हुए, रात को सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए ऐसा लग रहा है कोई दम घोट रहा है। ऑक्सीजन नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गया है और यहाँ पे हमें इंडिया गेट दूर से भी नहीं दिख रहा है। पहले इंडिया गेट 2 किलोमीटर दूर से दिख जाता था, अब इस वायु प्रदूषण के कारण वो दिख नहीं रहा इंडिया गेट। तो हमने इससे बचने के लिए मास्क लगाया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अपडेट्स के मुताबिक बीते कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की सुई लगातार खराब से गंभीर श्रेणी में रुकी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता का मापक है। ये इंडेक्स बताता है कि हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा WHO द्वारा तय किए गए मापदंड से अधिक है या कम। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, कनाडा में वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य सूचकांक, मलेशिया में वायु प्रदूषण सूचकांक, सिंगापुर में प्रदूषक मानक सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। बीजिंग, पेरिस सहित कई ऐसे शहर हैं जहां प्रदूषण आपातकाल तक घोषित किया जाता है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर इस इंडेक्स में 6 कैटेगरी हैं जिन्हें नंबर और रंग से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। AQI 300 से ऊपर होने पर यह प्रदूषित वायु फेफड़े और हृदय संबंधी गंभीर रोगों की तरफ ले जाती है। AQI 8 प्रदूषण कारकों, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड के आधार पर तय होता है। 24 घंटे में इन कारकों की मात्रा ही हवा की गुणवत्ता तय करती है। टॉक्सिक गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, इनके साथ साथ लेड और अमोनिया भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर होता है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर होता है 10 माइक्रोन साइज का, 2.5 माइक्रोन साइज का। सो जो 5 माइक्रोन साइज के ऊपर का पार्टिकुलेट मैटर होता है वो हमारे मुंह के अंदर जाता है, गले तक जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता अंदर लंग्स के अंदर, वो फिल्टर हो जाता है इसी लेवल पे। सो इस पार्टिकुलेट मैटर से तो आपकी आंखों में पानी आना, नज़ला ज़ुकाम, खांसी होना, सोर थ्रोट रहना, बार बार गला खराब रहना, ये सब होता है यूजुअली। किंतु जो पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोन से भी छोटा है वो सीधा लंग्स के अंदर जाता है और वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड को ट्रिगर ऑफ करता है। ये इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है और हमारे डिफरेंट अंगों में जाता है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन सब में जाके वहाँ पे डैमेज कॉज करता है। सो जब छोटा पार्टिकुलेट मैटर होता है वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। WHO ने 2021 में इन सब के लेवल्स की गाइडलाइन दी हुई है कि कितना पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए, कितना टॉक्सिक गैसेस का लेवल होना चाहिए। इससे एक्सीड अगर वो करता है तो डेफिनेटली हानिकारक है। इन सब के डिफरेंट लेवल्स को लेके फिर एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, AQI। सो AQI जो है हम 300 टारगेट करना चाहिए हमें। 300 से ऊपर अगर है तो बाहर बिल्कुल भी ना निकलें,
200 से ऊपर है तो जो वल्नरेबल ग्रुप है वो ना निकले, उनको ज़्यादा रिस्क है। 100 तक नॉर्मल माना जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण की समस्या बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका PM 2.5 और PM 10 कणों की है। 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के PM 10 कणों में धूल और धातु के कण शामिल हैं। वहीं PM 2.5 हवा में घुलने वाले सबसे विषैले कण हैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये बेहद खतरनाक है और एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और हृदय रोग को बढ़ाने का काम करते हैं। अपने छोटे आकार के कारण PM 2.5 फेफड़ों में गहराई तक जाकर जटिलताएं पैदा करता है। हर साल बढ़ते प्रदूषण ने हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता को प्रभावित किया है। इसका सबसे ज्यादा असर कोविड महामारी के बाद महसूस किया गया। प्रदूषण और कोविड की दोहरी मार के चलते बीते सालों में सांस संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो एक बड़ी जनसंख्या हृदय, सांस संबंधी रोगों के साथ ही लंग कैंसर से ग्रसित होगी और ऐसे प्रदूषित वातावरण में पैदा होने वाले बच्चे वयस्क होने तक स्मोकर की श्रेणी में गिने जाएंगे। लंग कैंसर जो है ट्रेडिशनली स्मोकर्स कैंसर माना जाता था कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको ये लंग कैंसर डेवलप हो रहा है, किंतु काफ़ी स्टडीज़ हैं जो हमें ये कहती हैं कि आजकल जिस लेवल का एयर पोल्यूशन है हमारे अराउंड दिल्ली NCR में, वो जो है 20 सिगरेट्स पर डे स्मोकिंग के बराबर है। सो अगर कोई इतने नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे स्मोक करता है तो उसका डेफिनेटली चांस ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर हाई रहता है। हम लोग भी ये देख रहे हैं यंग लेडीज़ में जो 25-30 साल की एज की हैं, जिन्होंने कभी स्मोक भी नहीं किया है, उनमें भी लंग कैंसर डेवलप हो रहा है। सो ये एक नया डेवलपमेंट है और अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो उनका कोई और एक्सपोजर हुआ भी नहीं है, उसके बावजूद अगर लंग कैंसर डेवलप हो रहा है तो काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये एयर पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। और स्टडीज़ भी कहती हैं कि 25% डेथ्स लंग कैंसर की जो होती हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर के वाया डेथ्स होती हैं। सो डेफिनेटली मतलब जो एयर पोल्यूशन से लंग कैंसर होने की संभावना काफ़ी हाई हो जाती है। बढ़ती गाड़ियों की संख्या, फैक्ट्री कारखानों से निकलने वाले धुएं से बढ़ता प्रदूषण नेशनल कैपिटल रीजन में ठंड की शुरुआत के साथ चरम पर पहुंच जाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण पंजाब और हरियाणा में किसानों का पराली जलाना है। पराली जलने से पैदा हुए प्रदूषक और धूल के कण हवा में उड़ते हुए राजधानी तक आ जाते हैं। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के अनुसार दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली जलाने का लगभग 38% योगदान है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बेल्ट के किसानों के सामने भूजल एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते किसानों को मई में धान लगाने से मना किया जाता है ताकि मॉनसून से पहले भूजल स्तर कम होने से रोका जा सके। देर से बुआई और अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में कटाई उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ होती है। वहीं सर्दियों से पहले अगली रबी की फसल भी लगानी होती है, जिसके लिए खेती को साफ करने के लिए पराली जलाने का विंडो काफी कम होता है। साथ ही मौसम ठंडा होने से हवा भारी हो जाती है, इससे प्रदूषण नीचे ही बना रहता है। अगर बुआई पहले की जाए तो फसल सितंबर अंत या अक्टूबर में कटेगी, जब हवा तुलना में तेज और गर्म होगी और प्रदूषण कम होगा। स्टबल बर्निंग भी एक सोर्स है, लेकिन सबसे बड़ा मेजर रीज़न होता है कि यहाँ पे ये सोर्सेज सारे ऑल द थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहते हैं। स्टबल बर्निंग इस सीजन में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और स्टबल बर्निंग की जगह दूसरी तरह की बर्निंग प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। बट दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन का एपिसोड ये जो क्रिटिकल हो जाता है, ये है सीज़न हमारा। इस सीज़न में हमारा थर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, मतलब हमारी जो ठंडी हवा है वो ऊपर होती है और गर्म हवा नीचे रहती है हमारी।
तो वो इन्वर्जन के कारण क्या हो रहा है कि वो हवा जो होती है हमारी डाइल्यूशन इफेक्ट नहीं हो पाता, तो इसके कारण इन सोर्सेस जो पहले से भी एग्जिस्ट है, हाँ स्टेबल बर्निंग कॉन्साइड कर जाता है सीजन के साथ। इस पूरी समस्या को इकोनॉमिक सर्वे ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए और स्पष्ट किया है। कैसे बीते कुछ सालों में पंजाब के किसानों का खरीफ फसल चक्र 3 सप्ताह तक आगे बढ़ना प्रदूषण का कारण बना है, जबकि 15 साल पहले तक पंजाब के किसान ये फसल जून के मध्य तक बोते और अक्टूबर के मध्य तक काटा करते थे। दिल्ली में सर्दियों में हवा के धीरे बहने के कारण पड़ोसी राज्यों से आया पराली का धुआं और स्थानीय प्रदूषण और धूल मिट्टी के कण जमा होकर स्मॉग बनाते हैं। ये बारिश या तेज हवा के बाद ही छटती है। देश में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए तमाम प्रयास जारी हैं। फिर चाहे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो या भारत 6 वाहन, इन सभी के जरिए समय और क्षेत्र के हिसाब से प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दुनिया भर में आज तमाम देश ऐसे हैं जो प्रदूषण के एक प्रमुख कारक PM 2.5 की सांद्रता को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये PM 2.5 स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक है। पिछले कुछ सालों में प्रदूषण को रोकने के लिए देश में कई कोशिशें हुई, प्रयोग हुए। इनके तहत BS4 के बाद BS6 वाहनों को उतारा गया है। BS6 वाहनों के खास फिल्टर के जरिए 80 से 90% PM 2.5 जैसे कण और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर नियंत्रण किया जा सकेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति के अनुसार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत आपातकालीन कदम उठाता है। अक्टूबर के अंत में वायु गुणवत्ता के हिसाब से ग्राफ 1, 2, 3 और 4 लागू किया जा चुका है। ये AQI लेवल के 201 पर पहुंचने के बाद प्रभावी हो जाता है। AQI के 451 या उससे अधिक के पूर्वानुमान के साथ सबसे कठोर श्रेणी चरण ग्राफ 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक, पंजीकृत मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध, डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। वहीं देश भर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जनवरी 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लागू किया गया है, जिसके तहत 100 से अधिक चुने हुए शहरों में प्रदूषण का स्तर 2024 तक 20 से 30% कम किया जाने का लक्ष्य रखा गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत इन शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में 40% की कमी का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही पराली की समस्या से निपटने के केंद्रीय क्षेत्रक योजना के जरिए सब्सिडी आधारित मशीनरी प्रबंधन और मशीनरी को किराए पर लेने के लिए कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की गई है। इसके साथ ही इन मशीनों को खरीदने के लिए भी 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत हैप्पी सीडर मशीन और शून्य जुताई तकनीक को अपनाया जाता है। हैप्पी सीडर ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली मशीन है, जो खेत में पराली निकाले बिना ही फसलों की सीधी बुआई कर सकती है। इससे फसलों की बुआई और पराली प्रबंधन दोनों एक साथ हो जाता है। ICAR कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस योजना को लागू कर रहा है। साथ ही कई अन्य गतिविधियों से पराली जलाने से होने वाली हानियों से किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें CNG परिवहन को बढ़ावा देना, ऑड इवन फॉर्मूला लागू करना, वृक्षों पर पानी छिड़कना, निर्माण गतिविधियों पर रोक, सड़कों से धूल हटाना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना, वाटर फॉगिंग, कोयले से चलने वाली तापीय बिजली परियोजनाओं का ऑपरेशन रोकना और बिजली आपूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर शामिल है। पहले तो एक इंडस्ट्रियल रिलोकेशन हो ही गया हमारा आउट ऑफ दिल्ली में। दूसरा CNG का जो इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें कि मास कन्वर्जन हुआ हमारा, जो पहले डीजल बेस्ड या लेडेड पेट्रोल बेस्ड जो व्हीकल्स थे उनका कन्वर्जन हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का CNG बेस्ड
उसमें किया। वो दूसरा हमारा EPCA का फॉर्मुलेशन हुआ, देन EPCA ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बना के लेकर आई। फिर हमने ऑड और इवन फार्मूला इम्प्लीमेंट किया कि हम नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को कम रोड पे लाएं। इसी में और एक और जो सबसे बड़ा अच्छा इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने किया इसमें टू रेगुलेट द एयर क्वालिटी या टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी आई विल से इज़ दैट कि उन्होंने सीधे हमने भारत स्टेज जो एमिशन स्टैंडर्ड्स थे वो 5th को सीधे हम 4th से 6th स्टेज पे कि अब जो हमारे व्हीकल्स आएंगे उनमें सिर्फ BS-CS 6 स्टैंडर्ड होंगे। So that is also a very good intervention. It's a long term process. इसको एक short term में लोग visit ना करें, ऐसा नहीं। हमारी air quality और जो साल होते हैं समर में भी हमारी air quality कई बार बहुत ख़राब होती है, एकदम भले डे क्लियर होता है क्योंकि उस पर क्लाइमेटिक कंडीशन, लेकिन पॉल्यूशन लेवल्स तो उस वक्त भी बहुत हाई होते हैं। और साथ साथ वो पॉल्यूशन लेवल्स हमें ही सिर्फ एज ए ह्यूमन हमें ही नहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे वेजिटेशंस को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। जिस स्मॉग से दिल्ली और राजधानी क्षेत्र करीब 1 दशक से परेशान है, वो दुनिया के लिए कोई नई समस्या नहीं है। साल 1952 में लंदन में हुई इससे जुड़ी ये घटना ग्रेट स्मॉग या बिग स्मोक कहलाती है, जब लंदन में 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 1952 तक जबरदस्त वायु प्रदूषण की स्थिति रही। ऐसा शहर के ऊपर बने एंटी साइक्लोन की वजह से, हवा ना चलने और कोयले के इस्तेमाल से हवा में घुले प्रदूषकों की वजह से हुआ था। स्मॉग की वजह से हालात इतने बिगड़े कि 4000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं 12000 लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। असल में इस घटना ने लंदन समेत दुनिया के तमाम देशों की आंखें खोल दी और यही वो वक्त था जब पर्यावरणीय प्रदूषण को लेकर सतर्कता और सजगता की जरूरत महसूस की गई। घटना के बाद सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए कई कड़े नियम बनाए। फैक्ट्रियों को शहर से बाहर ले जाया गया। संसद में क्लीन एयर एक्ट 1956 पारित किया गया। प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगा। कोयले की जगह गैस ने ली और सार्वजनिक यातायात का नेटवर्क तैयार किया गया। आज भी लंदन दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक है, लेकिन स्थितियां पहले से बेहतर हैं। वहीं दूसरी ओर एक लंबे समय से वायु प्रदूषण से जूझते चीन की राजधानी बीजिंग ने इस मामले में एक आदर्श स्थापित किया है, जो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। चीन की राजधानी बीजिंग की गिनती कभी सबसे प्रदूषित शहरों में होती रही है, जिसे कम करने की दिशा में कई कदम उठाए गए। साल 2013 में चीन ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन एयर पॉल्यूशन लागू किया, जिसके तहत चीन ने अपने कारखानों को बड़े शहरों से शिफ्ट किया। कोयले का इस्तेमाल कम किया गया, शहरों में कारों की संख्या कम की गई। इसी के साथ ही कोयला आधारित नए प्लांट्स को मंजूरी देना बंद किया गया। एक्शन प्लान के तहत बड़े शहरों में एयर प्यूरिफायर लगाए गए। आज चीन का मकसद 2025 तक प्रदूषित शहरों के PM 2.5 को 10% तक घटाना है। मॉनिटरिंग करने और एयर क्वालिटी डेटा कलेक्शन के मामले में भी चीन ने काफी चुस्ती दिखाई है। वहीं भारत में दिल्ली और राजधानी क्षेत्र के प्रदूषण का कारण बने पराली जलाने के मुद्दे को हरियाणा ने बेहतर तरीके से सुलझाने का प्रयास किया है। हरियाणा में इस साल पराली जलाने की 2377 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो साल 2021 में 3438 थी। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 30% की गिरावट आई है, जिसके पीछे किसानों को सरकार से मिलने वाला आर्थिक सहयोग, मशीनरी की उपलब्धता और उपकरण की खरीद में मिलने वाली सब्सिडी का बड़ा हाथ रहा है। प्रदूषण की समस्या को किसी समय या क्षेत्र की सीमा में बांधकर देखना ठीक नहीं होगा। हर साल ठंड की शुरुआत के साथ ही ये दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में स्मॉग के रूप में दस्तक देता है, लेकिन रहता ये पूरे साल है और साल दर साल एक धीमे जहर की तरह ये हमारी प्रकृति, फसलों और हमारे नौनिहालों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। आज ज़रूरत है एक ऐसे प्रयास, एक ऐसे व्यवहार की जब प्रदूषण के लिए हमारी चिंता किसी मौसम की मोहताज ना हो।
बल्कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने। हम अपना बाहर का जो मूवमेंट है वो AQI लेवल के हिसाब से डिसाइड करें। जब भी AQI लेवल 300 से ऊपर है तो बाहर बच्चे ना ही निकले तो बेहतर है। अगर निकलें तो N95 मास्क पहन के निकलें, और कोई तरीका नहीं है। रूम्स का एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए घर में पेट्स ना रखें, किचन को साफ रखें, किचन में चिमनीज, एग्जॉस्ट फैंस का इस्तेमाल करें, धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें अभी, बाथरूम्स में वेंटिलेशन एडिकेट रखें, हेवी कारपेट्स, हेवी फर्निशिंग्स ये सब यूज़ ना करें क्योंकि इन सब में बहुत डस्ट ट्रैप हो जाती है। इन्फ्लुएंजा का सीज़न भी होता है साथ साथ, सो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी लगवाएं ऐसे बच्चे जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं कॉम्प्लिकेशंस होने की। सभी देखते हैं दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हमारे स्कूल जाने का बच्चों का टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, जिस वक्त हमारा कोई भी ऑफिस ट्रैफिक नहीं है। साथ ही साथ जब उनका रिटर्निंग है दैट इज़ लंच आवर्स। तो मुझे लगता है ऐसे कोई 2 टाइम जोन निकाल लें गवर्नमेंट 1 आवर्स के, तो उसमें हम बच्चों को साइकिलिंग के थ्रू प्रमोट करें कि वो साइकिलिंग के थ्रू अपने स्कूल के लिए ट्रैवल करें। तो उसमें हम उनकी हेल्थ इशू को भी एक सपोर्ट कर रहे हैं कि उससे हमारे आजकल के छोटे बच्चों में ओबिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम शायद ओबिसिटी डिजीज़ को भी टैकल कर पाएंगे। दूसरा, बच्चों में एक कम्युनिटी फीलिंग भी, क्योंकि वो ग्रुप बना के साइकिलिंग के लिए जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इनकलकेट कि हम एक कम्युनिटी फीलिंग, और वो साथ ही साथ इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो उनको एक प्राउड फीलिंग भी आई। चारों तरफ भी एक ग्रीन प्लांटेशन होता है, कुछ पे तो वो सर्वाइव करता है, कुछ पे आप देखोगे वो सारे कुछ दिनों के बाद सूख जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, वही प्लांट कई बार हमारे पॉल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि प्लांट भी कुछ VOCs इमिट करते हैं और व्हीकल से हमारा जो नॉक्स मिलता है, ये दोनों मिलकर हमारा ओजोन एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बना रहे हैं। तो हमें इकोलॉजिकली रेलिवेंट एंड साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्लांटेशन भी करवाना चाहिए।